विशिष्ट शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया धीमी। शिक्षकों का ट्रांसफर 10 जनवरी तक। पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा 5वां से 6ठा विकल्प। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त किए थे, उन सभी के लिए योगदान की प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 तक निर्धारित है और उसके बाद शिक्षकों को इंतजार है ट्रांसफ़र का। लेकिन इसी बीच शिक्षकों के योगदान की प्रक्रिया में धीमी देखी जा रही है, जिसके कारण शिक्षकों का स्थानांतरण कुछ दिनों के लिए बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इस बात की भी अब आशंका सताने लगी है कि ऐसा ना हो कि हमारे विकल्पों को दरकिनार किया जाए और हमारा विद्यालय लास्ट वाले विकल्प के आधार पर आवंटित कर दिया जाए। लेकिन कौन सा विद्यालय आवंटित होगा, साथ ही साथ शिक्षकों का स्थानांतरण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले हमारा आग्रह होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाले वैसे शिक्षक जो विद्यालय में योगदान कर चुके हैं, उनका यह योगदान की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि योगदान की प्रक्रिया ऑनलाइन भी संपादित की जा रही है और यह ऑनलाइन की प्रक्रिया संबंधित प्रखंड शिक्षा कार्यालय की ओर से संपादित की जा रही है। जब तक शिक्षकों का ऑनलाइन की यह प्रक्रिया संपादित नहीं होगी, तब तक शिक्षकों का यह योगदान संपुष्ट नहीं माना जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षक विद्यालय तो योगदान कर चुके हैं, लेकिन उनके ऑनलाइन की प्रक्रिया अगर संपादित नहीं होती है तो उनका यह योगदान संपुष्ट नहीं माना जाएगा। दोस्तों, योगदान की प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से किए जाने का प्रावधान 1 जनवरी 2025 से ही किया गया था, परंतु प्रखंड शिक्षा स्तर से इसमें विलंब किया गया है। जिन शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 को योगदान हुआ था, उनका भी आज तक संपूर्ण शिक्षकों का ऑनलाइन की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाई है। साथ ही 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी इन तमाम दिनों को भी शिक्षकों के द्वारा विद्यालय योगदान किया गया है, जिसमें विभाग के द्वारा देरी की जा रही है और ऑनलाइन की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा रही है, जिसके कारण बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि शिक्षकों का स्थानांतरण सिर्फ व सिर्फ राजकर्मी के आधार पर ही आगे बढ़ती जा रही है। जब तक सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेते, यानी उनके द्वारा विद्यालय योगदान नहीं कर लिया जाता, तब तक इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए प्रावधान किया गया है कि शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से योगदान संबंधी संपुष्टि का प्रावधान किया गया है। जो ही प्रखंड स्तर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों का योगदान अपलोड किया जाएगा, शिक्षा विभाग राज्य मुख्यालय को यह सूचना प्राप्त हो जाएगी कि आखिर किन शिक्षकों ने योगदान कर लिया है। लेकिन प्रखंड स्तरीय शिक्षा विभाग की ओर से इस प्रक्रिया में विलंब हो रही है, जिसके कारण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो 6 और 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाली थी, संभावना ये दिख रही है कि यह 10 जनवरी तक शुरू हो पाएगी। दोस्तों, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का दूसरा कारण ये भी है कि शिक्षा विभाग की ओर से तमाम ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का निष्पादन हेतु सिर्फ व सिर्फ 16 पदाधिकारियों को ही प्रतिनियुक्त किया गया है। हालांकि अच्छा कदम है शिक्षा विभाग की ओर से, क्योंकि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार समाहित नहीं होगा। इन उद्देश्यों को लेकर सिर्फ व सिर्फ 16 पदाधिकारियों को ही ट्रांसफ़र संबंधी आवेदन पर विचार करने एवं स्क्रूटनी संबंधी कार्यों के निपटारा हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। परंतु सिर्फ 16 पदाधिकारियों के रहने के कारण शिक्षकों के आवेदन पर विचार करने एवं उसके स्क्रूटनी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भी विलंब हो रही है। यहाँ तक कि प्राप्त खबर के अनुसार गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया निष्पादित कर दी गई है और पति पत्नी से संबंधित आवेदन वाले अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन वह अंतिम चरण में है। इस तरह से कह दिया जाए तो सिर्फ व सिर्फ 2 कोटि के अभ्यर्थियों का ही स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न हो पाई है। बाद बाकी 2 अन्य कोटि के भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, जिनकी संख्या काफ़ी है। आखिर ऐसे में यह प्रक्रिया कितने दिनों तक विलंब की ओर जा सकती है, यह भी अब एक सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, इतना तो जरूर है कि 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों के यह स्थानांतरण की प्रक्रिया जरूर प्रारंभ हो जाएगी
और जब प्रारंभ हो जाएगी तो अन्य सभी कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम शिक्षकों को 4 कोटियों में विभक्त किया गया है। आखिर इसका कारण, इसका उद्देश्य क्या है? साथ ही साथ शिक्षकों को कौन सा विकल्प वाला विद्यालय आवंटित किया जा सकता है, इस पर भी आज के इस वीडियो में नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को 4 श्रेणियों में जो विभक्त किया गया है, वह इसलिए किया गया है कि शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। यानी पहले चरण में गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षक अभ्यर्थियों को ही ट्रांसफ़र करने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने जिन जिन विकल्पों का चुनाव किया है, पहला विकल्प उन तमाम शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 11,000 है। तो 11,000 शिक्षकों के लिए तो स्पष्ट है कि उन्होंने अपना प्रथम विकल्प जो चुना है वो जरूर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण के लिए पति पत्नी के रूप में जिन्होंने ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र का प्रावधान किया गया है। हम आपको बता दें कि यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया छात्र शिक्षक अनुपात में की जा रही है, ना कि कोई रिक्ति के आधार पर की जा रही है। तो 30:1 की संख्या में शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके आधार पर दूसरे चरण के लिए पति पत्नी के आधार पर जिन्होंने आवेदन किए हैं, उन्हें भी प्रथम से लेकर दूसरे विकल्पों वाला विद्यालय प्राप्त हो सकता है। अधिकतम दूसरा विकल्प निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं, इनकी भी संख्या लगभग 16,000 है। तो ऐसे में प्रथम से लेकर दूसरा विकल्प के रूप में जो चुनाव किया गया है, निश्चित रूप से उन विकल्पों का विद्यालय उन्हें प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों, तीसरे चरण के लिए सभी कोटि के महिला शिक्षिकाओं के स्थानांतरण हेतु प्रावधान किया गया है, जो दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं। इनका ट्रांसफ़र तीसरे चरण में किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इनकी संख्या लगभग 90,000 है। अब तीसरे चरण के लिए जो 90,000 संख्या वाले सिर्फ व सिर्फ महिला अभ्यर्थी है, इनके लिए बहुत कम संख्या होगी, लगभग नाम मात्र की संख्या होगी जिन्हें प्रथम विकल्प का लाभ मिल पाएगा। दूसरा विकल्प इन्हें थोड़े मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि इनकी संख्या 90,000 है। रह गई बात तीसरे विकल्प के बारे में, तो तीसरा विकल्प निश्चित रूप से इन अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। तो दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए मानकर चला जाए कि प्रथम विकल्प के रूप में बहुत कम अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित हो पाएगा। दूसरे विकल्प के रूप में भी कुछ एक अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा, लेकिन तीसरे विकल्प का विद्यालय उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त हो सकेगा। अब आइए दोस्तों, चौथे चरण में होने वाले ट्रांसफ़र पर हम चर्चा करते हैं। चौथे चरण में होने वाले ट्रांसफ़र के लिए वे तमाम पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं, उनका स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। आखिर इनका स्थानांतरण किस विकल्प के आधार पर किया जा सकता है? दोस्तों, मैं बता दूं कि पुरुष अभ्यर्थियों के विद्यालयों का आवंटन पहले विकल्प के रूप में ना मिलने की संभावना है। हाँ, दूसरे विकल्प के रूप में उन्हें प्राप्त हो सकता है। तीसरा विकल्प वाला भी विद्यालय इन्हें आवंटित हो सकता है और चौथा से लेकर छठे विकल्प तक के विद्यालय इन्हें आवंटित हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि इनकी संख्या लगभग 92,000 है। तो छठे विकल्प तक जाएंगे, छठा विकल्प से ज़्यादा किन्हीं भी अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित नहीं होगा। यह निश्चित है कि सबसे ज़्यादा अगर विकल्पों की सुविधा की बातें की जाए तो प्रथम चरण वाले अभ्यर्थियों को प्रथम विकल्प का विद्यालय आवंटित होगा, लेकिन सबसे कम सुविधा की बातें कही जाए तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किया है, उन्हें चौथा विकल्प से लेकर छठा विकल्प तक के विद्यालय आवंटित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान करने वाले बीएड योग्यताधारी 1 to 5 शिक्षकों की सूची की मांग की गई है और यह सूची मांग की गई है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली की ओर से। यह सूचना 24 घंटे के अंदर तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से मांग की गई है कि कितने बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों ने विद्यालय योगदान कर लिए हैं। उन सभी की संख्या एवं सूची 24 घंटे के अंदर जिला शिक्षा कार्यालय वैशाली को भेजना सुनिश्चित करे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इनकी सूची की मांग
क्यों की जा रही है। अन्य कोटि के शिक्षक भी विद्यालय योगदान किए हैं, परंतु उनकी सूची की मांग नहीं की जा रही है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है और ज़्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार ही ऐसे शिक्षकों की सूची की मांग की गई है, परंतु इन शिक्षकों के ऊपर विभाग की ओर से कभी भी सक्रियता नहीं दिखाई गई है। अगर उनकी ओर से सक्रियता दिखाई जाती तो आज की तारीख में बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त कर रहे होते, परंतु लगभग 3 वर्ष होने जा रहे हैं और आज तक भी उन शिक्षकों को ब्रीज कोर्स नहीं कराया गया, जिसके कारण वे सभी के सभी शिक्षक आज तक भी अप्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक के रूप में यह प्रावधान तो कर दिया गया है कि आप ब्रीज कोर्स करें या फिर ना करें, आपका बेसिक पे 25,000 रुपये होंगे। इसमें इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए ब्रीज कोर्स होना अनिवार्य है। तो इसके आधार पर इन शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 रुपये हो जाएंगे। इसको देखते हुए शायद अब शिक्षा विभाग की नींद खुल गई है कि हम इन्हें ब्रिज कोर्स कराए या फिर नहीं कराए, लेकिन वेतनमान तो इन्हें देना पड़ेगा। इन्हीं बिंदुओं को देखते हुए शायद जो सूची और संख्या की मांग की गई है वह इसलिए कि इन शिक्षकों का ब्रिज कोर्स संपन्न कराया जाए। स्वाभाविक है, इन्हें पूर्व में ही ब्रिज कोर्स करा लेना चाहिए था, परंतु आज जो प्रक्रिया की जा रही है वो विलंब से की जा रही है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।